जब हम भारत के इतिहास को देखते हैं तो कुछ बड़े बड़े साम्राज्यों के नाम ही हमें याद रहते हैं, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे राजवंश की बात करने वाले हैं जो अक्सर इन बड़ी कहानियों के बीच कहीं खो जाता है। ये है मौखरी राजवंश। ये सिर्फ एक और राजवंश नहीं थे, बल्कि गुप्त साम्राज्य के अस्त और हर्षवर्धन के उदय के बीच एक बहुत ही जरूरी पुल थे। तो चलिए इस कम जानी पहचानी लेकिन बेहद अहम शक्ति की कहानी को समझते हैं। ये सवाल ना इतिहास में बार बार उठता है। जब 5वीं सदी के आखिर में शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य की पकड़ ढीली पड़ने लगी तो पूरे उत्तर भारत में एक बड़ा पावर वैक्यूम यानी सत्ता का एक खालीपन सा छा गया था। और इस खालीपन को भरने के लिए कई छोटी बड़ी ताकतें आगे आईं और इन्हीं में से एक थे मौखरी, जो इतिहास के मंच पर अपनी भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो इस पूरी कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए हम अपनी यात्रा को 5 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे गुप्त साम्राज्य के बाद के उस उथल-पुथल भरे समय से। फिर देखेंगे कि मौखरियों का उदय कैसे हुआ, कन्नौज इतना महत्वपूर्ण क्यों बना, ये भी समझेंगे। फिर हर्षवर्धन के आने के साथ उनके पतन का विश्लेषण करेंगे और आखिर में उनकी ऐतिहासिक विरासत पर बात करेंगे। जरा 6ठी शताब्दी के उत्तर भारत की एक तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। वो साम्राज्य जिसने दुनिया को शून्य का विचार दिया था, वो अब खुद ही शून्य में बिखर रहा था। गुप्तों की वो सुनहरी चमक अब फीकी पड़ रही थी और पूरा इलाका छोटी छोटी रियासतों और महत्वाकांक्षी सरदारों का एक पैचवर्क बन गया था। ये अनिश्चितता का भी समय था और नए मौकों का भी। देखिए, गुप्त साम्राज्य का पतन कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया थी। उत्तर पश्चिम से हूणों के लगातार हमलों ने साम्राज्य का खजाना और सेना दोनों खाली कर दिए। जैसे जैसे केंद्र में सम्राट कमजोर होते गए, दूर के प्रांतों में जो गवर्नर्स और सामंत थे वो अपनी ताकत बढ़ाने लगी। ये एक ऐसा तूफान था जिसने पुराने साम्राज्य को तो खत्म किया, लेकिन इसी तूफान से मौखरियों जैसी नई शक्तियों का उदय भी हुआ। और इसी राजनीतिक खालीपन को भरने के लिए सामने आया मौखरी वंश, जो कभी गुप्तों के वफादार सामंत हुआ करते थे। उन्होंने अब अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला किया, धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई और एक आज़ाद राज्य की नींव रखी। मौखरियों का उदय आप कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली महत्वाकांक्षा की कहानी है। हरिवर्मन ने गुप्तों के अधीन एक सामंत के तौर पर बीज बोया। उनके बाद आने वालों ने इस बीज को सींचा, अपनी शक्ति को और मजबूत किया। लेकिन असली फसल तब काटी गई जब ईशान वर्मन ने पूरी तरह से आज़ादी का ऐलान कर दिया। और इस वंश के आखिरी महान शासक थे अवंती वर्मन, जिनके बाद राजवंश का पतन शुरू हो गया। उनके सफर को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी उपाधियों में आए बदलाव को देखना। सामंत से महाराजा धीराज तक का सफर, ये सिर्फ एक टाइटल का बदलना नहीं था, ये उत्तर भारत की राजनीति में पावर बैलेंस में आए एक बड़े भूकंप का प्रतीक था। इसने ऐलान कर दिया था कि अब मैदान में एक नया खिलाड़ी आ चुका है। देखिए, हर बड़े साम्राज्य का एक दिल होता है ना? एक राजधानी जो उसकी ताकत का सेंटर होती है। मौखरियों के लिए वो दिल था कन्नौज। उन्होंने इस शहर को उत्तर भारत के राजनीतिक नक्शे के बिल्कुल केंद्र में ला खड़ा किया, एक ऐसी हैसियत जो आने वाली कई सदियों तक कायम रही। कन्नौज सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, ये एक इकोनॉमिक पावर हाउस था। गंगा के किनारे इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे व्यापार का एक बहुत बड़ा हब बना दिया। ये शहर जल्द ही इतना अहम हो गया कि इसने प्राचीन पाटलिपुत्र को भी पीछे छोड़ दिया और उत्तर भारत की राजनीति का नया सूरज बन गया, जिसके चारों ओर बाकी सभी ताकतें घूमती थीं। और इसी रुतबे की वजह से बाद में कन्नौज पर कब्जे के लिए मशहूर त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था। अब बात करते हैं प्रशासन की। यहाँ मौखरियों ने कुछ बहुत स्मार्ट किया। उन्होंने पहिया दोबारा बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने गुप्तों की जो टेस्टेड प्रशासनिक मशीनरी थी उसे ही अपनाया और अपने समय की ज़रूरतों के हिसाब से उसमें बदलाव किए। लेकिन इसी प्रक्रिया में उन्होंने एक ऐसे सिस्टम को बढ़ावा दिया जिसका भारतीय समाज पर बहुत गहरा और लंबा असर पड़ने वाला था। ये सब घूमता है अग्रहार सिस्टम के चारों ओर। अब ये अग्रहार क्या था? सीधे शब्दों में कहें तो ये ब्राह्मणों को दी जाने वाली टैक्स फ्री जमीन का अनुदान था। इसने एक शक्तिशाली जमींदार वर्ग बनाया जो अपने इलाकों में लगभग आज़ाद थे। कई इतिहासकार इसे भारत में सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म के विकास की दिशा में एक बहुत अहम शुरुआती कदम मानते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो सदियों तक भारतीय राजनीति को परिभाषित करता रहा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास का पहिया हमेशा घूमता रहता है।
मौखरी राजवंश का अध्याय अब खत्म होने वाला था। थानेसर के पुष्यभूति वंश के उदय और उनके सबसे मशहूर शासक हर्षवर्धन के आने के साथ मौखरियों का समय पूरा हो रहा था। तो मौखरियों का पतन क्यों हुआ, इसकी कोई एक वजह नहीं थी। असल में कई चीजें एक साथ हुईं। पड़ोसी राज्यों के साथ लगातार लड़ाइयों ने उनका खजाना और उनकी ताकत दोनों खत्म कर दी। अवंती वर्मन के बाद कोई उतना काबिल लीडर नहीं आया और उत्तर में एक नई ताकत तेजी से उभर रही थी, हर्षवर्धन। और फिर आखिर में राजनीतिक विवाह और सैन्य दबाव के जरिए मौखरी राज्य हर्षवर्धन के विशाल साम्राज्य में समा गया। तो आखिर में हम मौखरियों को कैसे याद रखें? उनकी विरासत क्या है? आइए संक्षेप में देखें कि यह राजवंश भारतीय इतिहास को समझने के लिए इतना जरूरी क्यों है, चाहे कोई छात्र हो या इतिहास में दिलचस्पी रखने वाला कोई भी व्यक्ति। अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो मौखरियों ने 2 महान युगों के बीच एक बहुत जरूरी राजनीतिक पुल का काम किया। उन्होंने कन्नौज को सत्ता का केंद्र बनाकर भारत के भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया और उन्होंने अग्रहार प्रणाली के जरिए सामंती व्यवस्था की नींव रखकर समाज और अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। वे सचमुच में मध्यकालीन भारत के आर्किटेक्ट्स में से एक थे। और यहीं पर मैं आपको एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर मौखरियों ने कन्नौज को एक पावर सेंटर न बनाया होता तो क्या मध्यकालीन भारत का इतिहास वैसा ही होता जैसा हम जानते हैं? भले ही वे इतिहास की किताबों में अक्सर एक छोटी सी जगह पाते हों, लेकिन मौखरियों की विरासत ने भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य को आकार देने में एक बहुत बड़ी और निर्विवाद भूमिका निभाई। वे सच में इतिहास के महान पुल निर्माता थे।